देखो ये हमारे फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको हम एक तरफ से बिल्कुल समझ लो उड़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। चैप्टर 1, 3 और 5, ठीक। चैप्टर फर्स्ट से कितने मार्क्स का है, चैप्टर 3 से कितने मार्क्स का है, चैप्टर 5 से कितने मार्क्स का है, ये हम बता देते हैं, ठीक। तो सबसे पहले है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कूलॉम्स लॉ। अब कूलॉम्स लॉ दो में से एक तो कंफर्म है, चाहे ये सिंपल वाला आ जाए स्केलर फॉर्म, चाहे ये वेक्टर फॉर्म आ जाए। तुमको सबको पता है कि कूलॉम्स लॉ क्या होता है। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, F equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। ये हमारा कूलॉम्स लॉ होता है। कूलॉम्स लॉ की कोई डेफिनेशन बताएगा क्या होता है? The force of stationary point charges and the force is directly proportional to the both charges given to the distance between the both charges, that distance between the two charges is r square। ये यही तो आज जब हम ये कूलॉम्स लॉ पढ़ा रहे हैं तब बिल्कुल अब आ रहा होगा। जिस कोने में जो भी एक दो हेडिंग्स पड़ी होंगी, एक दो रट्टे पड़े हैं, वही आ रहे हैं। इसीलिए हम दोबारा दिए हैं हमको। कूलॉम्स लॉ को जो छोटी चीजें समझते हैं बहुत बड़ी चीज है। अभी कहीं पूछ लेगा कि कूलॉम्स लॉ के राइट डाउन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ, बता नहीं पाओगे। राइट डाउन द लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ, नहीं बता पाओगे। राइट डाउन द ड्रॉबैक्स ऑफ कूलॉम्स लॉ, नहीं बता पाओगे। राइट डाउन द ब्रीफली डिफाइन द कूलॉम्स लॉ, नहीं बता पाओगे। इसीलिए कहते हैं दिमाग में बिल्कुल विस्तार से घुसाओ, ये नहीं कि पूरा जो रटे हैं वहीं आ रहा है। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, हमारे पास दो कोई स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस होते हैं, एक होता है Q1, एक होता है Q2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है r, यही तो बताया था। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, इन दोनों के बीच में चाहे फोर्स अट्रैक्शन लगवाओ चाहे रिपल्सन लगवाओ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। मैंने एसटीपी बताया था, एसटीपी बताया था, सीधा स्टेशनरी एसपीटी स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, एसपीसी बताया था, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के बोथ चार्जेस पे एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। कहने की जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी r, ठीक। वहीं से तो पहली इक्वेशन क्या बना रहे थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2, और दूसरी बन रही थी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 by r स्क्वायर। दोनों पहली वाली को इक्वेशन मान लिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली को इक्वेशन 1, इनवर्सली वाली को मान लिया इक्वेशन 2। दोनों को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, और ऐड कर रहे थे तब क्या बन के आ रहा था, F इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by r square। व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1/4 pi epsilon naught? शांत रहना, अभिनव बताएंगे। 9 × 10 to the power 9। हां वेरी गुड, 9 × 10 to the power 9, वेरी गुड। ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू। मान लो हमारे पास कोई दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस दिए हैं, न्यूमेरिकल अगर आ जाता है कूलॉम्स लॉ से तो कर लोगे। अगर Q1 की वैल्यू दी है 6 × 10 की पावर 6 × 9.6 × 10 की पावर -11 और Q2 की दी है 9 × 10 की पावर -10, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। डिस्टेंस दी है तुमको 10 सेंटीमीटर, आराम से बना दोगे अकॉर्डिंग टू दिस। इसको न्यूमेरिकल वैल्यू तब रखना है जब हमारा न्यूमेरिकल आएगा, ठीक। कूलॉम्स लॉ रखो। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है, F12 F21। हां F12 इक्वल्स टू F21, ठीक है। ये आया कहां से, ये सबको पता है? यस सर, ठीक। अच्छे से बिल्कुल दिमाग में घुसा लेना। ये जितनी हेडिंग्स लिखी है सबका मुझे प्रूफ में कल चाहिए तुम लोग की कॉपी में, जितने बैठे हो, नहीं आए हो वो लोग उन लोगों का भी चाहिए, ठीक। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ये क्या होता है, F बराबर F वेक्टर 21 इक्वल्स टू F वेक्टर 1 सर माइनस होगा, ये माइनस है क्योंकि वो उधर से फोर्स लगा रहा होता है, वो उधर से। ये F21 है कि F12? F21 पहले आएगा, F21 पहले आएगा ना, क्योंकि दो दूसरे पॉइंट से पहले पे, मतलब दूसरा वेक्टर पहले वेक्टर पे फोर्स लगा रहा है, इधर पहला दूसरे पे लगा रहा है, वो भी क्या लगा रहा है, अपोजिट लगा रहा है। ये किस लॉ पे मतलब एप्लीकेबल है, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, एवरी इक्वल एंड अपोजिट एक्शन रिएक्शन है। इक्वेटोरियल एक्सिस क्या होता है, मैंने तुम लोग को एक डायपोल बताया था, डायपोल 2p/r3। हां वेरी गुड, क्या होता है 2p/r3, यही तो था, यही तो था, याद आया? अब देख लो यहाँ ये चार बैठे हो, किसका IQ लेवल तेज है किसका कम, और तुम लोग खुद ही देख सकते हो कि तुम्हारी औकात क्या है। अब इसमें हम क्या ही बताएं। एक्सियल एक्सिस क्या होता है, एक्सियल एक्सिस, एक्सियल एक्सिस क्या होता है देख लो।
नहीं सर, एक्सियल होता है। एक्सियल ये होता है, इक्विटोरियल इक्विटोरियल सही होता होते है। हैं। ये क्या हो गया? बताओ, लेकिन बताया तो क्या हो गया मतलब? इक्विटोरियल एक्सिस क्या होता है, चेक करो। इक्विटोरियल जो मैंने कहा था कि थोड़ा कठिन डायग्राम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब। p अपॉन r क्यूब। अच्छा, इसमें 1/4 पाई होगा, इसमें भी तो होगा 1/4 पाई। वही तो हम कह रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब तुम लोग को शॉर्ट ट्रिक क्या ध्यान रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में सेम है, बस 2p/r। ये समझ लो एक तरीके का एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो एक्सियल का याद रखना जिसमें 2p हो। देखो एक्सियल एक्सिस ये कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है और 2 बार ये आ रहा है, मतलब यहाँ पे कितने होंगे, 2p होंगे बाई r क्यूब। और जब इक्विटोरियल आ जाए, इक्विटोरियल मतलब एक, इक्वी एक है तो एक p होगा, r क्यूब है, r क्यूब सेम रहेगा और इधर वाला सेम रहेगा, यही तो है। फिर आता है डायपोल मोमेंट। डायपोल क्या होता है, वो जो पॉइंट होते हैं, जैसे कि मैग्नेट के जो 2 पॉइंट होते हैं, ये हमारा डायपोल होता है। इसके बीच की डिस्टेंस बताओ तो क्या होती है, 2l या l या p के बीच से 2p या 2p। जैसे ये 2pl 5th पार्ट डायपोल के बीच की जो दूरी होती है वो 2l होती है। 2l या 2p भी। ठीक, लेकिन फिर ये 5.6 होता है ना क्या पार्ट ऑफ दैट। नहीं 5/6 नहीं, डायपोल के बीच की जो दूरी होती है, डिस्टेंस हम पूछ रहे हैं, वो 2l होती है बस। क्योंकि ये कैसे होती है, क्योंकि बीच से इधर वाला ये l हो गया और इधर वाला ये l हो गया, l प्लस l 2l ये आ गया। ठीक, और डायपोल को डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल P से। और इसका फार्मूला क्या होता है, P इक्वल्स टू 2ql। क्या होता है इसका फार्मूला, P equals to 2ql। इसको ध्यान रखिए। ठीक, ये होता है डायपोल मोमेंट। डायपोल की डेफिनेशन आ जाए आराम से लिख लो। ठीक, लिख लोगे कि नहीं, डेफिनेशन लिख लोगे। अच्छा, अगर हम कहें कि ये जो डायपोल है ये हमारा, चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे ये कोई डायपोल है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, जैसे मान लो ये चीज हमारा एक पूरा सिस्टम है, ठीक, और यहाँ पे मैंने इस डायपोल को ऐसे 90 डिग्री पे रखा है, समझो ये शब्द। ये हमारा डायपोल है और ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत सारी जा रही है, ठीक। ये हमारा 90 डिग्री पे रखा है। अच्छा, ये यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस डायपोल का जो रोटेशन है ये चेंज होगा कि नहीं होगा, और अगर चेंज होगा तो कितना तक चेंज हो जाएगा। फिर से समझो, देखो ये हमारे पास बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक, ये क्या है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहाँ पे ये हमारा डायपोल रखा है। तो इस डायपोल का जो रोटेशन होगा वो कितना घूम सकता है, घूमेगा कि नहीं घूमेगा, घूमेगा तो कितना घूमेगा, ये बताओ। क्वेश्चन तगड़ा है। तो घूमेगा तो ये तो पता है, घूमेगा इतना पता है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है, लगातार टकाटक घूमता है। तो ये अगर अभी 90 पे है, अच्छा एक चीज और इधर देखो, ये हमारा क्या है, डायपोल है, ये हमारी 90 इलेक्ट्रिक इन दोनों के बीच में कितना एंगल बनना है, 90 डिग्री। और मैंने तुम लोगों को बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल या कुछ भी हो उसके बीच में ये जो एरिया वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर, क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। यही तो बताया Yes, था sir. कि एंगल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या बनता है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या बनता है, ये हमारा थीटा हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो इसके बीच का ये जो बनेगा ये हमारा क्या होगा, एरिया वेक्टर। कंफर्म है, एरिया वेक्टर पता चल गया तुम लोगों को, ये पता चल गया। अच्छा, ये जब रोटेट करेगा तो सबसे पहले ये 90 पे है, फिर कितने पे आएगा, 0 पे, फिर 180 पे, फिर 270 पे, फिर 360 पे, पूरा ऐसे घूमता रहेगा जब तक यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड चलती रहे। ठीक, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर कह दें कि इसका रोटेशनल फोर्स हो रहा है और ये 90 डिग्री पे रखा है या 0 डिग्री पे रखा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो वो उसका जो मोमेंट रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा या मिनिमम रहेगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा या नॉन ऑफ दिस करेगा, तो हमेशा लगाना है इंक्रीज करेगा, ठीक है। क्योंकि उसका जो एंगल होगा, पूछेंगे कि तुमसे कि ये मान लो 0 डिग्री पे रखा है या ऐसे रखा है, ठीक, मान लो ये ऐसे रखा है, कहेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो इसका जो एंगल होगा वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा या नॉन ऑफ दिस करेगा या कुछ भी नहीं करेगा, तो तुम लोग किस पे लगाओगे, इंक्रीज करेगा, क्योंकि एंगल तो इंक्रीज करेगा ही। अगर 0 है तो 270, 180 से घूमेगा, फिर 360, और अगर 90 है तो पहले 0 आएगा, फिर 270, फिर 160, फिर 180 जाता रहेगा ना, 360 पूरा घूम जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा पूरा कॉन्सेप्ट डायपोल मोमेंट का।
चैप्टर फर्स्ट से किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ, चैप्टर फर्स्ट के 1 2 3 4 5 मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं इस 5 में से कम से कम नहीं तो मान के चलो कि 4 से 5 नंबर का तो आराम से इसमें मिलेगा। ठीक, अगर 2-2 नंबर का मान लो, अगर कूलॉम्स लॉ हो गया 2 नंबर का, ठीक, और ये एक्सियल एक्सिस या इक्वेटोरियल एक्सिस ये तो फेवरेट नहीं है बोर्ड वालों के, ठीक, ये दोनों बोर्ड वालों के फेवरेट है, इस पे लग सकते हो शर्त जितनी की लगना हो, ठीक है, ये दोनों में से एक आएगा। एक बार तो 500 की लगा लो पांडे जी, आएगा दोनों में से कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड वालों का फेवरेट है। मैंने जितने पेपर देखे प्रीवियस में कहीं इक्वेटोरियल एक्सिस लिखा है, कहीं एक्सियल एक्सिस लिखा है, अलग-अलग फॉर्म्स को लिखा है, तो ये इन दोनों में से तो आएगा। ये मान लो 2 नंबर का, तो 2 का ये और 2 ही का ये, या ये 4 नंबर तो इसमें से आएंगे, 4 से 5 का, ठीक। तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो 4 ही 5 नंबर कवर हो पाएंगे बस। अब ये हम नहीं कहेंगे नहीं पढ़ना, पढ़ना है, तो 4-5 नंबर में भी 1 नंबर पास होने में भी बहुत कुछ करता है। चैप्टर फर्स्ट समझ में आ गया पूरा क्या करना है? अब आते हैं चैप्टर 2 पे। डिफाइन द इलेक्ट्रिक, क्या लिखा है यार? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? पता तो है, नहीं पता? 0 से 2 तक। अरे तुम खोल के, अरे खोल लीजिए, पता तो हुए। ऐसे जी। पूरा? हाँ पूछता जी हाँ, एम ऐसे वाला, छोटा वाला। ठीक, जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं पहले? 6:30 हो गए। अच्छा 6:30, रुक जाओ अभी नहीं जा सकते। चैप्टर 3 जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी को कुछ पता है? क्लास 10 में पढ़ा होगा, बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, मैक्सिमम उसकी कितनी वो है? हाँ इसकी डेफिनेशन लिखो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हेडिंग डाल के कॉपी ओपन रखो, लिखो छोटी-छोटी लिखो। हाँ, बताएं। The amount of work done to bring a unit charge from the infinite to a point of electric field. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखो जो हम बोले। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो नोन एज वोल्टेज, फेंक देंगे फोन तुम्हारा अगर आप आ जाओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो नोन एज वोल्टेज, लिखो जल्दी से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वो बता दे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो नोन एज, electric potential also known as voltage is the potential difference between 2 points in an electric field. Difference between 2 points in an electric field, full stop. It's the measure of the energy required to move सर 2 पॉइंट से होता है। 2 points in an electric field. 2 points in an electric field, full stop. It's a measure of the energy required. It's a measure of the energy required. It's a measure of the energy required to move a unit of charge from one point to another. It's a measure of the energy required to move a unit of charge from one point to another. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट किससे करते हैं पता है? देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा V से। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा V से, ठीक है। ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये होता क्या है, मैंने क्या लिखवाया है, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आल्सो नोन एज वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं, है कि नहीं? अगर कहीं पे भी वोल्टेज लेके आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, उसी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। वोल्टेज जैसे हम कहते नहीं कि हमारे घर में 240 वोल्टेज आता है डोमेस्टिक सिस्टम में, तो वो हमारा वोल्टेज मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है। पोटेंशियल का मतलब क्या है, कितना मैक्सिमम इंटेंसिटी है। हाँ, मैक्सिमम कितनी इंटेंसिटी है, कितना आ सकता है। तो हमारे घरों में सिर्फ 240 आ सकता है, 240 वोल्ट, 220 से 240 आ सकता है, ठीक। फिर है हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस के 2 पॉइंट्स होते हैं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक चीज बताओ, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो कि जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम आएगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कि नहीं, आराम से आएगी, तो तुम लोगों को पता ही है। वही लिखाया है इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड।
पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो दो पॉइंट्स होंगे, दो पॉइंट्स होते ही, एक हमारा देखो घर में लगा हुआ होता है, एक हमारा डायरेक्ट खंभे से जुड़ा हुआ होता है, ये दो पॉइंट्स हो गए। इन दोनों पॉइंट से ही तो भाई करंट हमारा सप्लाई होता है कि नहीं। अब जब करंट सप्लाई हो रहा है तो उसमें भैया इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगी, जब इलेक्ट्रिक करंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, नॉर्मल सी बात है। तो कह रहे हैं कि वही जो वोल्टेज है हमारा, उन दोनों के बीच का जो दोनों पॉइंट्स हैं, उन दोनों के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मेजर करने के लिए कि कितनी एनर्जी हमें चाहिए, कितनी एनर्जी हमें चाहिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको हम नापते हैं यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कितनी एनर्जी रिक्वायर हो रही है, समझे। देखो जैसे मान लो ये तुम्हारा खंभे में लगा है, ठीक, ये तुम्हारा घर में कनेक्शन, ठीक, इन दोनों के बीच का जो भी करंट यहां से पहुंचेगा यहां तक, यहां से जो पहुंचेगा यहां तक, इन दोनों, ये दो पॉइंट्स हैं, दोनों पॉइंट्स के बीच का जितनी भी फिनोमेना होगी इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भाई ये इधर जा रहा है, अब ये करंट फ्लो करवा रहा है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगी, तो इसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी रोल होगा। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा करंट, मैंने तुम लोग को पढ़ाया भी है, और जितना कम इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम करंट, ये तुम लोग को पढ़ाया। इसको मेजर करने के लिए जो यूज होता है वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही रिक्वायर करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही एक तरीके का पार्ट होता है जो इसको मेजर कर पाता है हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ठीक, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में घुसा लेते हैं। फिर कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड टू मूव बाय यूनिट चार्ज, ये जो हमारे देते हैं ये एक तरीके की यूनिट चार्ज देते हैं। यूनिट चार्ज मतलब कि मतलब हम लोग अगर मीटर में बिल देखना चाहें तो हम लोग यूनिट्स में निकालते हैं ना, कि एक यूनिट जैसे प्रेजेंट टाइम में 6 रुपए में चल रही है, हम लोग 6 में चल रही है ना, कि 4 में, 4 में, जैसे प्रेजेंट टाइम में 4 में है तो 4 रुपए पर यूनिट। अब कितने यूनिट तुमने खर्च किया है ये डिपेंड कौन करेगा, ये डिपेंड करता है हमारा मीटर, और जितनी करंट आ रही है, जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है हमारे घरों में, उसी के अकॉर्डिंग तो यूनिट बाई मीटर में दिखेगी, और उसी यूनिट को देख के हम लोग वो जो बिल वाले आते हैं वो यूनिट निकाल के दे जाते हैं, ठीक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आया, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फिनोमेना हुई, और उसको मेजर करने के लिए एक तरीके की यूनिट की टाइप एक फॉर्म हुआ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ने एक यूनिट को फॉर्म किया कि कितनी रिक्वायर है इस घर को, 240 है 240 दिया, और यूनिट के अकॉर्डिंग बता दिया कि इतना बिल इस बंदे का आया, ठीक। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बहुत सरल, मैंने आपको बताया था। पोटेंशियल डिफरेंस होता है दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या फिनोमेना हुई है, वन पॉइंट टू अनदर, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है। फॉर एग्जांपल हम तुम लोग को बहुत अच्छा देते हैं, घर है पूरा, ठीक, सब लोग जाना, ये प्रैक्टिकल कर सकते हो, कोई वो नहीं, सब लोग जाना घर पे और सब चीजें चल रही हो, फ्रिज कूलर टीवी सब कुछ चल रहा है, ठीक, भले कुछ ना चल रहा हो, चल रहा थोड़ा बहुत चीजें तो चली, बल्ब तो मतलब वो लोग कर ही रहे होंगे, ठीक। जाना हो तुरंत मोटर सबके घर में लगा होगा, मोटर वाला बटन खट का ऑन करना, और जैसे खट्टे से ऑन करोगे हल्का सा डिप आता है लाइट में, आता है कि नहीं, वो जो डिप आता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, समझे। तो मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कितना करंट का जो कंसिस्टेंसी चल रही थी, कितना वो अनबैलेंस हुआ है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आराम से लिख लोगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जा रहा था, उनके बीच का जो डिस्टर्बेंस होता है कुछ सेकंड्स के लिए पर यूनिट टाइम में, उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इससे अच्छा कोई नहीं बताया, दिमाग में घुसा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जा रहा है, मतलब जो वोल्टेज जा रहा है, उन दोनों के बीच में कितना डिप हुआ या कितना डिस्टर्बेंस हुआ, द डिस्टर्बेंस ऑफ वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक, इज कॉल्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन पर यूनिट टाइम, विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट टाइम, ठीक। जैसे होता नहीं है, एक सेकंड के लिए हल्का सा डिप हुआ और फिर अचानक से बढ़ गया, तो ये होता है, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, कंफर्म। फिर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। माशाअल्लाह, ये बताओ किसी को कुछ पता है क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल? जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है उससे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल होगा उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे क्या काम करेगा, ये मैंने करवाया है कि नहीं, देखो करवाया होगा, वो भी समझ जाएंगे। देखो क्या होता है, देखो देखो जल्दी से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। भैया इधर उधर बातें नहीं शाम को। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, निकलो यहाँ से, जाओ, कम पढ़ो यहाँ से, जिसको जाना हो जा सकता है।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन बेइज्जती कर रहे हैं आप सब बेइज्जती कर रहे हैं। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ये क्या होता है? देखो ये होता है भाई V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। ये बिल्कुल सेम होता है, ये जैसे प्रूवमेंट था, ये यही वाला प्रूवमेंट है इलेक्ट्रिक डायपोल है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। ये जानते हो कौन सा है? ये वही वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। कितना अच्छा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको नोट कर लेना बहुत अच्छे से। मैंने जो अभी बताया था कि बीच में एक डायपोल रख दो और यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, तब ये देखो जैसे ये है बीच में डायपोल रखा है, और भगवान चलो इसको गिर जाए, ये जैसे डायपोल रखा है ठीक, ये मैंने अभी ऐसे रखा है, लगभग कुछ भी डिग्री पे रखा हो 160 170 पे, यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ये प्लस की चार्ज है, ये माइनस की चार्ज है ठीक, क्योंकि इधर उधर तो चार्जेस होती है। इसका जो थीटा एंगल बन रहा है किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ठीक, तो ये बन रहा है d थीटा ठीक, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 12 होती है, पता है तुमको सबको ठीक। अब जब यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो ये ऐसे था, तो कुछ टाइम बाद ये यहां से अपनी स्पेस चेंज करेगा, ऐसे आएगा। तो पहले था d थीटा, अब बन रहा है थीटा 1, और यहां से बना देंगे थीटा 2, तो थीटा 1 ये था और थीटा 2 ये था। अब थीटा 1 और थीटा 2 के बीच में कितना फेनोमेना हुआ, ये पूरा यूनियन है। तो dw बराबर q1 से q2 लिमिट लगाएंगे और pe sin थीटा इनटू d थीटा। तुम लोगों को ये पता है कि dw क्या होता है? dw टाउ इनटू d थीटा, मतलब टॉर्क का जो फार्मूला होता है वो ये होता है d ओमेगा इक्वल्स टू टाउ इनटू d थीटा। मतलब जो हमारा एंगुलर मोमेंटम हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम बढ़ाया है ना, जो हमारा एंगुलर मोमेंटम हो रहा है वो कितना टॉर्क मतलब कितना घूम रहा है और कितने एंगल पे घूम के पहुंचा है, ये हमारा फार्मूला होता है डी ओमेगा का। इसको बोलते हैं डायपोल एंगुलर मोमेंटम ठीक है। क्या बोलते हैं? डायपोल एंगुलर मोमेंटम। तो इसको अच्छे से कर लेना, और ये होता क्या है ये हम अच्छे से तुम लोगों को समझा देंगे। पहले इसको करो, स्पेशल केसेस मैंने तुम लोगों को बताया भी था, स्पेशल केस पी sin थीटा कुछ याद है तुम लोगों को? यहाँ पे नहीं, मैंने दूसरी जगह बताया था, कहाँ गया मार्कर, देखो इधर कहाँ गया, ये था ना, देखो ये वाला बताया था कि नहीं, PE sin थीटा टाउ इक्वल्स टू PE sin थीटा। देखो इधर देखो सब लोग इधर पहले इधर देखो, बाहर देखो, टाउ इक्वल्स टू PE sin थीटा होता है, इधर देखो टाउ इक्वल्स टू PE sin थीटा होता है। जैसे हमको सिर्फ वैल्यू काय की रखनी है, थीटा की वैल्यू रखनी है, P उससे हमको कोई लेना देना है नहीं, sin से हमको कोई लेना देना नहीं, थीटा की वैल्यू रखना है। अगर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखते हैं 90, थीटा की जगह पे रखते हैं 90, तो यहाँ पे जब हम sin 90 की वैल्यू रखेंगे तो क्या होती है 1, तो टाउ इक्वल्स टू क्या आ जाएगा PE, क्योंकि sin थीटा sin 90 की वैल्यू क्या होगा 1, तो टाउ की वैल्यू क्या आ गई PE। तो ऐसे तुमसे पूछेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इफ थीटा इज 90 डिग्री देन, तो थीटा की जगह पे क्या रखोगे 90 है ना, 90 देखो sin 90 की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी होती है 1, और फार्मूला कौन सा लगेगा, टाउ इक्वल्स टू PE sin ठीक। तो sin 90 बराबर sin 90 1 और PE into 1, तो PE आ जाएगा, तो टाउ इक्वल्स टू PE, लेकिन ये आएगा पॉजिटिव में ठीक। अगर कह देते कि sin 180 डिग्री, तब क्या होता -1, तो आ जाएगा टाउ इक्वल्स टू माइनस का PE। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, प्लस और माइनस में ये सीबीएसई वाले थोड़ा दिमाग ज्यादा चलाते हैं। जैसे अभी जब 90 था यहाँ पे 90 था, तब पॉजिटिव में आ रहा था P, तो यहाँ कहेंगे कि ये तुम्हारा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा या बोथ होगा या नन ऑफ दीज होगा, तो तुम लोग किस पे लगाओगे इंक्रीज, क्योंकि प्लस है ना, प्लस आ रहा है sin 90 की वैल्यू +1 ना कि -1, तो +1 है तो यहाँ पे क्या कर रहा है इंक्रीज ही कर रहा है भाई, एंगल इंक्रीज कर रहा है, तभी तो sin 90 की वैल्यू 1 आई है। sin 90 था फिर 180 हुआ, और 90 के ऊपर एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लोगों ने मैथ्स नहीं लिया इसलिए कंफ्यूजन हो रही है। sin 90 की वैल्यू होती है 1, पॉजिटिव का 1 ठीक है। 90 से जैसे ही आगे बढ़ता है 180, हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में चली जाती है। इस चीज को दिमाग में घुसा लो, जब तक 90 तक है sin 90 तब तक रहेगी +1,
और साइन 90 के जैसे ही आगे जाएगी 180 270 हमेशा वैल्यू किसमें आएगी माइनस में, माइनस में आएंगे तो डिक्रीज होगी, प्लस में आएंगे तो इंक्रीज होगी। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक। अब आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है बताओ? हाँ क्या एवरी पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो हमारी भाषा में इक्विपोटेंशियल क्या होता है? इक्विपोटेंशियल एक तरीके का हम ये कह सकते हैं कि हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, ये जो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी मैंने बताया कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में कितना यूनिट टाइम में करंट पहुंच रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, यही तो बताया डेल्टा वी। ये जो डेल्टा वी है हमारा, ये डेल्टा वी कह रहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंच रहा है। जैसे मान लो अभी यहाँ पे था 10 वोल्टेज और वहां दूसरे पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते कितना रह गया 5 वोल्टेज। ठीक, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या कहता है कि ऐसी सरफेस कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई भी करंट फ्लो करते समय, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हर एक पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, मतलब जो वोल्टेज है वो सेम रहे। क्या रहे? वो सेम रहे। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। डन। इक्विपोटेंशियल तो आता है ना सभी को। ठीक, दूसरा क्या था? फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स। दो इलेक्ट्रिक डायपोल के बीच में फोर्स कैसा लगेगा? देखो, एक मान लो ये हमारे पास डायपोल है, प्यारा सा छोटा सा। अब आर्ट नहीं आती है तो लग चीज, इन दोनों के बीच में ये फोर्स कैसा लगेगा? ये तुम लोगों को पता है कि पहले क्या होता है प्लस क्यू, फिर क्या होता है? एक होता है प्लस का क्यू, एक होता है। अच्छा एक चीज बताओ, इन्होंने ये यहाँ पे दे दो दिया, ये एमसीक्यू वगैरह में पूछ लेते हैं। फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक डायपोल, हमारे पास दो इलेक्ट्रिक डायपोल है। अगर तुमसे कहें कि दोनों के बीच में फोर्स कैसा लग रहा है, तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। हाँ यही पूछेंगे, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा। अब देखो, जैसे मान लो कि आगे अगर प्लस हो फिर आगे प्लस हो, तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस हो तो अट्रैक्ट करेंगे। बस सिंपल सा है, लिख लो क्या आराम से, छोटी मोटी डेफिनेशन खत्म। ये भी कंफर्म। पहला और तीसरा चैप्टर थोड़ा बहुत दिमाग में डाला है, आ गया होगा। ठीक, चैप्टर जो 5 है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन फ्री इलेक्ट्रॉन। इट्स अ क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लीज यू रेफर इन योर माइंड इजीली। ठीक है, इसको दिमाग में ऐसा रेफर करो इसमें आसान तरीके से। पहला ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जब इलेक्ट्रॉन के बीच में वो होती है वगैरह। हाँ, फॉर एग्जांपल ये भी तो है कि जैसे मान लो छोटे छोटे हम लोग बचपन में करते क्या थे, छोटे छोटे वो जो कागज में डाल देते थे, नहीं स्केल, हाँ स्केल से करते थे और ऐसे करते थे तो वो उड़ जाते थे, चिपक जाते थे बाय द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। किसकी वजह से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से। तो ये जो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ एन फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, इससे अगर क्वेश्चन आ गया एमसीक्यू में कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां से आते हैं, तो क्या बताओगे? क्योंकि हमारी बॉडी कैसी है? न्यूट्रल है, तो मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है कि नहीं? जो भी बॉडी न्यूट्रल होगी इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही। कोई जरूरी थोड़ी ना है कि जितने इलेक्ट्रॉन हो उतने ही प्रोटॉन हो, जितने प्लस हो उतने ही माइनस हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। मतलब जो भी बॉडी फ्री न्यूट्रल है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ये चेयर, ये न्यूट्रल है, वो तो न्यूट्रल है ही, न्यूट्रल और क्या, तभी तो वो है नहीं। मतलब जैसे मान लो कोई अगर वजन इंसान को भी बैठा देते हैं तो चम्मच टूट जाए, तो ये एक तरीके का हो गया कि ये न्यूट्रल नहीं थी, मतलब उसका फोर्स ज्यादा लग गया ना इसलिए, तो वो न्यूट्रल नहीं बना। अभी जैसे खाली है, अभी खाली अगर एक जगह कोई चीज सेपरेट एक जगह पे पड़ी है, उस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो न्यूट्रल है। अब ये मार्कर है, ये न्यूट्रल है। ठीक, अगर इसके साथ फिनोमेना करा के इसको अनन्यूट्रल करना चाहे तो कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग न्यूट्रल हैं, हम सब न्यूट्रल हैं। ठीक, सर एक वो होता है, एक एग्जांपल होता है, जैसे आप जैसे तो बैठी, ठीक, वो ऊपर पैर अर्थे नहीं होगी, पैर ऊपर कर लीजिए आप दोनों जो फिंगर टिप है तो अगर पीछे से जैसे किसी ऑब्जेक्ट से तौलिए से किसी चीज से मारी है ना, किया है, फिर आपके जो नेल्स हैं इसमें से करंट जैसा फील होगा जब कुछ छुएगा। वो होता है,
वो होता है क्योंकि हमारी बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस हमारी बॉडी में मान लो बह रहे हैं, और पीछे से कोई निगेटिव मारे तो भाई करंट तो लगेगा, है कि नहीं? क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव ही की वजह से तो करंट आगे फ्लो होता है, तुम लोग को पढ़ाया है। बस ये देखो, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला कल सब लोग ये क्वेश्चन ये नोट कर लो, ग्रुप पे भी डाल देंगे आज। ये वाला अच्छे से जो अपनी भाषा में लिख सकता है, समझ सकता है, यूट्यूब से पढ़ सकता है, कल आके यहाँ पूरे बोर्ड पे उसकी डेफिनेशन लिखेगा, उसको अच्छे से समझाएगा, उसका वीडियो बनेगा, उसका अपलोड होगा। डन? आप बढ़िया है, 1 2 3 बैठे हो, और जितने गधों आए नहीं हो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड वेलोसिटी ऑफ एन फ्री इलेक्ट्रॉन पढ़ के आओगे, और जो सबसे बढ़िया पढ़ाएगा, सबका रिकॉर्ड वीडियो होगा, जो सबसे मस्त पढ़ाएगा उसका हम वीडियो डालेंगे YouTube पे, इंस्टा पे, FB पे, सब जगह डाल देंगे, ठीक? लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे कल चाहिए, चाहे YouTube से पढ़ के आओ, चाहे जहां से पढ़ के आओ, ठीक? चाहे किताब से पढ़ के आओ। दूसरा है डिफाइन मोबिलिटी, इसको भी साथ में पढ़ के आना, क्योंकि ये इससे थोड़ा बहुत बिलोंग होता है, रिलेटेड। तो डिफाइन मोबिलिटी भैया 2 नंबर में आएगी, मैं गारंटी ले रहा हूं, इसमें लगेगा 1000, ठीक? ये मोबिलिटी तो आएगी, मोबिलिटी अच्छे से पढ़ के आना है। ओम्स लॉ क्या होता है? V बराबर IR, क्लास 10 वाला पढ़ना नहीं, मतलब हमारे लिए सपाटी खींच के उससे बड़ा वाला पढ़ के आओ कि ओम्स लॉ होता क्या है, ठीक? तो उसका जो मटेरियल होता है, जो उसकी जो लेंथ होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे क्या होती है, ये पढ़ के आओगे। कंबाइनिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ये तो बच्चों वाली चीजें, ये तो तुमने पढ़ाई होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंबाइनिंग ऑफ रेजिस्टेंस, फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा ये बताओ, ये सीरीज में है कि पैरेलल में? जैसे मान लो यहाँ पे एक छोटी सी बैटरी लगा दी, उल्टी सी थी, ये कैसा है? सीरीज में। ये पैरेलल पर होगा। ये कैसा है? ये पैरेलल। ये कैसा है? पैरेलल। ये पैरेलल है, और ये सीरीज। एक में लगा है तो ये सीरीज, और ऊपर नीचे लगे ना तो ये अब बीच में पैरेलल। हमने तुमसे कहा है पैक करने के लिए, यहाँ मजे लेने आते हो नहीं है? एक कंबाइनिंग ऑफ रेजिस्टेंस कितने होते हैं? 2 टाइप्स, एक होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल, ठीक? डन? समझ में आ गया? मैंने ये 2 चैप्टर्स बिल्कुल अच्छे से समझा दिए हैं, ये दोनों चैप्टर्स के, सुनो शांत रहो ना, तुमको तो क्यों बुलाएंगे। ये दोनों चैप्टर्स की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो हेडिंग्स आज मैंने पढ़ाई हैं, ठीक, जो समझाई हैं, इसको सब लोग कल 9 हेडिंग का प्रूफमेंट मुझे चाहिए, ठीक है? और 9 हेडिंग का प्रूफमेंट हम एक ही बंदे से नहीं प्रूफ करवाएंगे, जो भी हेडिंग्स देंगे वो अपना बोर्ड पे आके समझा दें, ठीक? जैसे हम पढ़ाते हैं इसे तुम लोग पढ़ाओगे, वीडियो बनेगा, अपलोड करेंगे, ठीक? दूसरी चीज ये वाला, जिसको भी भाई जो भी पढ़ पाए वो आके तुरंत सबसे पहले कल आके जब हम आएंगे तो सबसे पहले ये चीज पढ़ाएगा। तुम 3 बैठे हो, तीनों में से एक लोग आके यहाँ पढ़ाओगे कि होता है, ठीक? बिना हंसी मजाक किए, नॉट ऑफ आप बिल्कुल सीरियस हो जाओ। डिफाइन मोबिलिटी, देखो ये वाला पार्ट में हम तुमको दे रहे हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक वेलोसिटी ऑफ एन फ्री इलेक्ट्रॉन, ये तीनों को दे रहे हैं। मोबिलिटी अवनीश तुम समझाओगे क्या होती है, ठीक? ओम्स लॉ निखिल समझाएंगे, कंबाइनिंग ऑफ रेजिस्टेंस तो मैंने समझाई दिया है, 3 ही हेडिंग है, ठीक? तो ये ऋषभ तुम पकड़ोगे, मतलब ये तीनों, हम ये वाली जो हेडिंग है ये तीनों पढ़ाओगे। हाँ, मोबिलिटी तुम अच्छे से समझ के आओगे, ओम्स लॉ पढ़ा है। हां ठीक, ओम्स लॉ पढ़ा है, डन? अच्छा इन दोनों चैप्टर्स में कोई अगर हेडिंग ना समझ में आई हो तो बता देना, ये जब अच्छे से डिराइव करोगे तब समझ में आएगा। अभी आगे समझ में? हाँ